तो आज हमें पढ़ना है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी कि इन दोनों में संबंध क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना। ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उस रिलेशन को हमें पढ़ना अभी। आप देखो जरा ध्यान से। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे, जब संबंध स्थापित करेंगे, वी नाउ दैट। ठीक है, हम जानते हैं, सबसे पहले हमने ये पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, वी नाउ दैट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा आप लोगों को। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था मैंने, करवाया था मैंने। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला स्थापित करवाया था मैंने आप लोगों को। वो था 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2p अपॉन आर की क्यूब, ये होता है भाई। ठीक है, इसे हमने बोल दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैंने आप लोगों को निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला स्थापित करवाया था। तो वो क्या था, निरक्षीय स्थिति में क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला सिद्ध करवाया था मैंने, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू p अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, ये दे रखा था। ये होगी हमारी समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे क्या करना, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में क्या करना, संबंध स्थापित करना कि संबंध क्या होता है। चलिए करते हैं। ठीक है, हम क्या होंगे भैया, आप एक काम करो, समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट जो है, इसके बटे में आप लोग क्या करो, समीकरण सेकंड करो। समीकरण फर्स्ट के बटे में क्या रखोगे, समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में बराबर से पहले क्या लिखा हुआ, देखो ई अक्षीय, क्या लिखा हुआ, ई अक्षीय। ठीक है, और समीकरण सेकंड में बराबर से पहले क्या लिखा हुआ, ई निरक्षीय। लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ भाई। फिर बराबर के बाद देखो, समीकरण फर्स्ट में बराबर के बाद क्या लिखा हुआ, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2p अपॉन आर का क्यूब, ये होता है भाई। ठीक है, फिर इस पूरे के बटे में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होता है भाई, 9 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है, इंटू p अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, बराबर के बाद ये लिखा हुआ था समीकरण सेकंड में, तो ये रख दिया मैंने। अब देखो, जो चीज कटने वाली है ना, काटो आराम से। 9 गुणा 10 की पावर 9 और इसके बटे में भी क्या है, 9 गुणा 10 की पावर 9, एक दूसरे से कटक कटक कट गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखो p, यहाँ भी बटे में क्या लिखा हुआ p, इस p से p कटक, ये भी कट गया। ठीक है, फिर r का क्यूब, r का क्यूब, r के क्यूब से r का क्यूब कटक, कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा, ई अक्षीय, ठीक है, अपॉन ए निरक्षीय। ठीक है, ये बराबर होगा किसके भाई, यहाँ सब चीज कट चुकी है, क्या बच रहा, ओनली 2 बच रहा। क्या बच रहा, अब जिसके बेटे में कुछ नहीं, उसके बेटे में क्या होता है, एक। क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, एक की गुणज के साथ करोगे, ई अक्षीय प्राप्त होगा। ठीक है, और बराबर के बाद यहाँ क्या है, 2, और इसके गुणा में क्या होगा, ये गुणा में चल जाएगा, यानी कि ई निरक्षीय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, ई निरक्षीय। ठीक है, इसका मतलब इनमें देखो दोनों में क्या संबंध होता है। अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, 2 गुनी। ठीक है,
या हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो वो अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, आधी, क्योंकि चल जाएगा इसके बटे में, ठीक है, तो वो इसकी आधी होगी, ठीक है, अक्षीय स्थिति की, ठीक है। तो ये होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है, नोट करो। तो अभी हमने आप लोगों को अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों में संबंध स्थापित करके दिखाया, ठीक है। अब इसके बाद उन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित जितने मैंने फॉर्मूले पढ़ाए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इन दोनों में संबंध, इन फॉर्मूलों से संबंधित, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जरा देखो, जरा ध्यान से समझो, देखो जरा आंसर में पहले समझोगे क्या क्या चीज आप लोगों को दे रखी है। उसने हमें देखो क्वेश्चन बोला 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम तथा माइनस के 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक विद्युत द्विध्रुव। चलिए जैसा इसने बोला हम ऐसा करके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखो दो बिंदु आवेश दिए उसने, एक बिंदु आवेश ये रहा और दूसरा बिंदु आवेश ये रहा, ठीक है। पहला जो बिंदु आवेश है इसमें जो क्यू का मान दिया उसने कितना दिया, 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम ऐसे दिया, ठीक है। दूसरा बिंदु आवेश जो माइनस वाला है, ठीक है, इसका मान उसने दिया माइनस के 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, ठीक है। ये दो बिंदु आवेश दिए इसने और ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, ठीक है, कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है। इनके बीच की दूरी दे दी उसने, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दी उसने 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, ठीक है। ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच की उसने दूरी दी, ठीक है। तो जो चीज उसने दी पहले उन्हें लिख लो, दिया है, जो जो चीज उसने हमें दे रखी उन्हें लिखते चलो। उसने हमें आवेश दिया, यानी कि दो बिंदु आवेश दिए, एक आवेश दिया हमें 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम और दूसरा आवेश दिया 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, ये माइनस का, ये दो विपरीत आवेश दिए। तो हमें तो आवेश का परिमाण चाहिए होता है ना भाई, तो हमने कहा Q बराबर, देखो ये बराबर किंतु विपरीत आवेश है तो इनका केवल परिमाण ले लो। तो पहला जो आवेश है वो कितना दिया उसने, 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, आवेश का मान ये दिया उसने, ठीक है। फिर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी उसने हमें दे दी, ठीक है, यानी कि दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी को हम प्रदर्शित करते थे 2L से। किससे प्रदर्शित करते थे? 2L से। 2L का मान दे दिया उसने कितना, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, ये उसने दिया, ठीक है। ये दो चीज उसने हमें दे दी प्रश्न में, ठीक है। अब उसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि आप लोग बताइए कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मान क्या होगा। ये तो कहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इसका मान हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में 0.50 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि उसने हमें पहले दे दी दूरी, क्या दे दी? दूरी, दूरी बोले तो R, सेकंड क्वेश्चन में उसने R का मान दे दिया, यानी कि अगर हम अक्षीय स्थिति में ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कुछ दूरी लेंगे R, तो इसने ये वाली जो दूरी दे दी वो दी उसने 0.50 मीटर, कितनी दी? 0.50 मीटर अक्षीय स्थिति के लिए दी उसने, ठीक है। तो यानी कि ये कितना दिया उसने, R का मान दिया 0.50 मीटर, ठीक है। अगर इसे ही निरक्षीय स्थिति में निकाल लेंगे तो ये ऊपर की ओर चले जाएगी, ठीक है। यानी कि R का मान उसने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में दोनों बराबर दिया, वो कितना है? 0.50 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर उसने कहा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो यही सेकंड पर्सन में उसने ये बोला, द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, ठीक है,
0.50 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ज्ञात करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सेकंड पर्सन में हमें क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, अक्षीय स्थिति में भी जो होगी और निरक्षीय स्थिति में जो निकल कर होगी वो भी आप लोगों को ज्ञात करके बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अब क्या फाइंड आउट करना है इसमें। अब हम करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये अभी तक जितना मैंने डाटा लिखा ये पर्सन में हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करेंगे फर्स्ट वाले का। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले का आंसर करता हूँ मुझे। ठीक है, मुझे क्या करना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के लिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा, P बराबर फॉर्मूला होता है Q गुणा 2L। ये फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। चलो कोई बात नहीं, हमने कहा P बराबर Q का मान हमें पता। हाँ भाई, Q का मान तो उसने दे रखा है, देखो कितना है, 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 गुणा 2L। भाई 2L का मान भी उसने हमें दे रखा भाई। 2L तो कितना है हमारे पास, 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, यानी कि 2L का मान दिया उसने हमें 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 दे रखा। चलो सॉल्व करते हैं सर। P बराबर, देखो जरा ध्यान से, ये 100 लिखा हुआ, 100 को अगर मैं ऐसा लिख दूं 10 की पावर 2, किसी को तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 का मतलब, ठीक है, 10 की पावर 2 हम लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, मतलब वही होगा। ठीक है, जिसके आगे जितनी जीरो लग होती है उसकी उतनी पावर होती है, समझ जाओ इतनी बात की। ठीक है, गुणा ये 10 की पावर माइनस के 9 है, कितना, 10 की पावर माइनस के 9 और ये 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, 10 की पावर माइनस 9 और 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, तो इन्हें दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 10 की पावर माइनस के 12 हो जाएगा नहीं, और गुणा में कितना बचेगा, 2, ये बच रहा। तो सही तरीके से लिखेंगे जब इसे हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2, पहले लिख दो, गुणा 10 की पावर ये 2 है प्लस की, और ये 10 की पावर माइनस के 12, माइनस के 12 मतलब 10 की पावर 2 है, कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये होगा इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। करो भैया, कोई दिक्कत। अब देखो हम कहेंगे नाउ, अब देखो इससे आगे का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं कर रहा है सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में जो पूछा है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी। ठीक है, तो पहला अक्षीय स्थिति में निकालना चाहिए। कि अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला होता है हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2P अपॉन R का क्यूब होता है, ये वाला फॉर्मूला। अक्षीय स्थिति के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अक्षीय स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हम, तो वो क्या होगी निकल कर, कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, गुणा 2, ये तो फॉर्मूले का कोई परिवर्तन नहीं करना, जो चीज है वो जगह पर लिखना। 2 होता 2 का जगह तो 2 ही लिखना है यहाँ पर, गुणा यहाँ पर देखो P है, और P का मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हमने अभी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निकालना, तो जिसका मान कितना, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के। कोई दिक्कत है तो नहीं। अब इसी तरीके से इसके बटे में देखो फिर, R का क्यूब, भाई R का मान है कितना देखो, 0.50, ये दिया उसने सेकंड में ही। ठीक है, R का मान दिया उसने 0.50 को अगर मैं 5 लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। पॉइंट के बाद जैसे 5 लिखा हुआ है, इसके बाद चाहे जितनी जीरो लगा लो कुछ फर्क पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब वो 0.5 ही, इसका क्या करना, मुझे क्यूब करना। क्या करना भाई, क्यूब। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करेंगे आराम से। ये पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 5, क्या लिखा हुआ,
पॉइंट के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? एक, एक अंक। पॉइंट के बाद एक अंक। जितने अंक होते हैं, अगर मुझे पॉइंट कैंसिल करनी तो वहां एक क्या को उतनी जीरो बढ़ाते हैं। पॉइंट के बाद अगर यहाँ 2 अंक होते तो 2 जीरो, 3 अंक होते तो 3 जीरो, 4 अंक होते तो 4 जीरो। जितने अंक हो गए पॉइंट के बाद उतनी जीरो बढ़ाने नीचे। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई? अब देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे आराम से सॉल्व करेंगे। देखो जरा ध्यान से। ई अक्षीय बराबर, यहाँ पर देखो ये 9 है, 9 की गुणा 2 के साथ ही 9 दूनी 18, 18 गुणा 2 के साथ करो, 18 दूनी 36। कितना हो जाएगा? 36। संख्यात्मक मान की गुणा कर दी मैंने। ठीक है, गुणा। फिर यहाँ पर देखो ये 10 की पावर 9 है, कितना? और ये कितना? 10 की पावर -10, कितना? 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मतलब 10 की पावर 9 गए, कितना बचेगा? 10 की पावर- का 1, कितना बचेगा? 10 की पावर- के 1, ये तो बचेगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं बच रहा है यहाँ। फिर इसके बटे में देखो, 1 का क्यूब बताओ कितना होता है? एक, 1 का क्यूब 1 ही तो होता, 3 तो नहीं होता। ध्यान रखियो, 1 ही होता है। ठीक है, फिर इसके बटे में यहाँ पर काट का आया था 2, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो सॉल्व करते हैं ऐसा आराम से। अब यहाँ पर जो चीज बटे के भी बटे में ऊपर कहाँ चल जाता है? गुणा में चल जाता है। कहाँ चल जाएगा? गुणा में। यानी कि ई अक्षीय स्थिति में जो मान होगा वो कितना होगा? 36 गुणा 10 की पावर-1 और गुणा क्या आ जाएगा इसके गुणा में? 8। गुणा में आ गया इसके 8। तो से कीजिए, जैसे ही 8 से गुणा करोगे तो आप लोगों को देखो क्या प्राप्त होगा। ई अक्षीय इक्वल टू 8×6 = 48 का 8, हंसी लगे 4, 8×3 = 24, 24 और 4 कितना होगा? 28। ठीक है, गुणा 10 की पावर कितना होगा? -के 1। ठीक है, अब जो चीज गुणा में होती है, ये देखो 10 की पावर- के 1 गुणा में। ठीक है, ये -का 1 अच्छा से लग रहा पावर, थोड़ी ज्यादा से होती तो अच्छा भी लगता। मैंने क्या करा, इसे पूरी पावर को इधर बटे में ले गया नीचे उठाकर, तो ई अक्षीय। ठीक है, जैसे 10 की पावर- के 1 है, ये गुणा में। अगर मैं इसे नीचे बटे में ले जाऊंगा उठाकर तो प्लस की हो जाएगी पावर इसकी, यानी कि 288, और बटे में क्या आ जाएगा इसके? 10। ठीक है, 10 से डिवाइड कर लो। 288 को आप लोग डिवाइड करोगे 10 तक, तो 10 दूनी 20, घटा कितना बचेगा इसमें? तो 8। ऊपर तक क्या था रहा? 8। 10 × 8 = 80, घटा कितना बचेगा इसमें? तो 8। पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, 10 × 8 = 80, पूरा पूरा कट गया तो कितना आया? 28.8। कितना आया भाई? 28.8। ठीक है, तो इसका काट आया 28.8। ठीक है, तो ई अक्षीय स्थिति में जो आया हमारा निकल कर वो कितना है? 28.8। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई। ठीक है, लेकिन हमें निरक्षीय स्थिति में भी बोलना है उसने। इसमें बोला निरक्षीय स्थिति में। देखो निरक्षीय स्थिति में इधर करता हूँ एक बार और नाउ। ठीक है, यहाँ से हमने आप लोगों को अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में संबंध बताया था। वो क्या आया था निकल कर? ई अक्षीय इक्वल टू 2 × ई निरक्षीय, ये निकल कर आया था फॉर्मूला। मुझे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलेगी, कितनी है? 28.8 बराबर 2 × निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में, यानी कि 28.8, और इसके बटे में क्या आ जाएगा? 2 बराबर ई निरक्षीय। ठीक है, 2 तो डिवाइड कर दो इसे, 2 ही कम 2 इसे काटोगे, 2 ही कम 2, 2 × 4 = 8,
0.248, यानी कि ई निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी वह 14.4 न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका मात्रक होता है और ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जो बचे हुए क्वेश्चन है, मतलब जो आप लोग अपनी बुक से मॉडल से कहीं से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिला तो इसी तरीके से अपना तरीका फॉलो करो और उसे इस तरीके से सोल्व करो। ठीक है, नोट करो फिर। तो अब हमारा टॉपिक है, देखो जरा ध्यान से, टॉपिक है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण के सूत्र की हम क्या करनी, स्थापना करनी। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र में जब कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होगा तो उस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म आघूर्ण क्या होता, आरोपित हो जाता है और उस बल युग्म आघूर्ण का ही हमें क्या करना, सूत्र स्थापित करना। ठीक है, अब इसके सूत्र की हमें क्या करनी, स्थापना करनी। चला पहले ध्यान से पहले समझो, देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा यूज होने वाला है। ठीक है, मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। देखो जरा ध्यान से, पहले समरूप विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र का दूसरा नाम होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या होता है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में देखो क्या होगा, ध्यान से, एक समान विद्युत क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर स्थित होती है, एक समान दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है। ये जो ये रेखाएं दर्शा रहा है ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये एक समान दूरी पर स्थित होगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर स्थित होती है तो उस विद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं भैया जी, बोलो, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर रख दी। ठीक है, तो ये ठीक है हमारा क्या बन गया, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है भैया, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को मैंने प्रदर्शित कर दिया कैपिटल ए से। किससे प्रदर्शित कर दिया, कैपिटल ए से। ठीक है, अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हमें क्या रखना है, एक विद्युत द्विध्रुव रखना। क्या रखना भाई, विद्युत द्विध्रुव। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव को मैंने नाम दे दिया भैया ए बी। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव को हमने नाम दिया ए बी। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें दो विपरीत आवेश होते हैं और उन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही अल्प होती है। तो ऐसे निकाय स्थान को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये मैंने ए बी नाम का एक विद्युत द्विध्रुव रखा, तो ए बी नाम का विद्युत द्विध्रुव होगा तो इस पर एक आवेश अगर प्लस का है, ठीक है, प्लस क्यू है, तो दूसरा आवेश क्या होगा, माइनस क्यू होगा या नहीं होगा। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, जब ये एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा मैंने तो जरा ध्यान से देखो, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब इसके बीच में एक कोण भी तो बन रहा होगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसे मैंने कह दिया थीटा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है भाई, थीटा। ठीक है, तो जब एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होता है थीटा कोण पर, ठीक है, तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण आरोपित हो जाता है। ठीक है, अब वो बल युग्म आघूर्ण आरोपित जो हो रहा, ठीक है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण की बात करूं, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर मैं बल की बात करूंगा तो इस पर इधर की ओर एक बल लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा जिसे मैंने कह दिया F1। क्या बोल दिया, F1 बल होगा और जिसका मान होगा F1 बराबर QE। जब एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई
आवेश उपस्थित होता है तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू ई। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, पढ़ा रखा F1 बराबर क्या होता है क्यू ई होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला इस पर जो बल है वो निकालने की कोशिश करूंगा तो उसकी डायरेक्शन इधर आओगी, इधर आओगी नहीं आओगी। ठीक है, तो इधर वाला बल मैंने मान लिया F2, उसका मान भी क्या होगा क्यू ई। F2 बराबर क्या होगा क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ पर एक बल लग रहा है इधर की ओर और एक बल लग रहा है इधर की ओर, तो ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक समान किंतु विपरीत बल लगा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बल युग्म आघूर्ण आरोपित होगा। क्या आरोपित होगा? बल युग्म आघूर्ण। मतलब जैसे देखो मान लो आपने वो देखा होगा साइकिल के पैडल, देखा साइकिल का, साइकिल के पैडल इस तरीके से होते हैं, अगर एक पैर ऊपर है तो दूसरा नीचे होता है। ठीक है, फिर अगर एक नीचे चले गया तो दूसरा ऊपर आ जाएगा, एक ऊपर गया तो एक नीचे आ जाएगा। तो वहां पर जो उत्पन्न होता है, ठीक है, ऊपर नीचे एक समान बल लगता हो, ठीक है, तो वहां पर जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ही बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल युग्म आघूर्ण। इसी प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, जो बल युग्म आघूर्ण आरोपित होगा वो इसी तरीके से मतलब कार्य करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये ए बी विद्युत द्विध्रुव था, इसके बीच की दूरी भी रही होगी, ए बी के बीच की दूरी भी तो रही होगी भाई। विद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है 2L, जो हमने 2L दर्शा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जो बल युग्म आघूर्ण यहाँ पर आरोपित हुआ, ठीक है, तो बल युग्म आघूर्ण एक प्रकार का क्या होता है कार्य, क्या होता है कार्य, और कार्य के लिए फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्या होता है भाई? बल गुणा विस्थापन। अब देखो बल तो वो प्राप्त हो रहा है F1 F2, यहाँ पर बल तो वो पता लग गया। ठीक है, बल का क्या हो रहा है युग्म प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बल युग्म 1 और 2। ठीक है, ये इसका जोड़ा, हाथ जोड़े को बोलते हैं युग्म। ठीक है, तो ये हो गया बल युग्म। ठीक है, अब आघूर्ण एक प्रकार का क्या होगा कार्य, तो उस कार्य को मुझे निकालना बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा बल गुणा विस्थापन। अब विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो विस्थापन तो एक प्रकार से दूरी होती है, और यहाँ पर अगर मैं दूरी निकाल लूंगा, यह दूरी तो लेने से रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमें इसके बीच की लंबवत दूरी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बी से लेकर यहाँ पर एक लंब खींचूंगा इस तरीके से। ठीक है, इस बिंदु कह दिया मैंने ये सी बिंदु है। ठीक है, ये मैंने लंब डाल दिया इसका। ठीक है, अब ये जो बी और सी है, ठीक है, ये इसकी क्या है लंबवत दूरी होगी, मतलब इसका विस्थापन हो गया एक प्रकार से। क्या होगा ये? विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बीसी दूरी की। अब ये बीसी दूरी जैसे ही हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये बीसी दूरी आप लोगों को हम समझाओगे। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया सी हो गया। ठीक है, और ये कोण हमारा हो गया थीटा, और ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। ठीक है, बची हुई भुजा क्या होती है आधार, यानी कि जिसे बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकाल लूं, क्या निकाल लूं? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो साइन थीटा तो हमारा जोगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर बराबर लंब, लंब क्या है यहाँ पर देखो बी से लेकर सी तक की दूरी यानी कि बी सी अपॉन कर्ण, कर्ण यहाँ पर यानी कि ए से लेकर बी तक की दूरी, ए से लेकर बी तक की दूरी क्या है 2L। क्या है भैया? 2L। मुझे बी सी दूरी निकालनी तो इस 2L की गुणा इधर कर दो, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा 2L साइन थीटा। क्या होगा? 2L साइन थीटा, यानी कि जो बी सी दूरी होगी यहाँ पर ये वाली, ये क्या होगी 2L साइन थीटा होगी। क्या होगी भाई? ये 2L साइन थीटा। चलिए ठीक है, ये हमारा डायग्राम होता है कंप्लीट। अब हम इस फॉर्मूले को सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर ये जितनी चीजें मैंने बनाई ये पहले से उपस्थित थी? उपस्थित तो नहीं थी। ये सारी की सारी चीजें हमने मान कर लिखी। क्या लिखी भाई? मान कर। ठीक है, तो हम कहेंगे माना ए बी विद्युत द्विध्रुव, ए बी विद्युत द्विध्रुव, माना ए बी विद्युत द्विध्रुव
ठीक है। ये क्या है, ए बी विद्युत द्विध्रुव समरूप समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र ई में माना ए बी विद्युत द्विध्रुव, ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, समरूप, ठीक है। माना ए बी विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर, थीटा कोण पर, ठीक है। देखो इसके साथ में एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में क्या बना है, थीटा कोण है, तो थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। और हमें निकालना क्या, हमें समरूप विद्युत क्षेत्र, हमें समरूप विद्युत क्षेत्र ई में, हमें समरूप विद्युत क्षेत्र ई में ए बी विद्युत द्विध्रुव पर, ए बी विद्युत द्विध्रुव, ए बी विद्युत द्विध्रुव पर, ए बी विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले, ए बी विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले, कार्य करने वाले बल युग्म, ठीक है। हमें समरूप विद्युत क्षेत्र ई में ए बी विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण के सूत्र की, सूत्र की स्थापना करनी है, सूत्र की स्थापना करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, समरूप विद्युत क्षेत्र ई में ए बी विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण के सूत्र की क्या करनी है, स्थापना करनी है, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे वी नाउ दैट, ठीक है। हम जानते हैं, वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं, जब कोई विद्युत द्विध्रुव, जब कोई विद्युत द्विध्रुव, जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर, तो उस पर एक बल युग्म, तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण, तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण आरोपित हो जाता है, तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण आरोपित हो जाता है, ठीक है। उस पर क्या होगा, एक बल युग्म आघूर्ण आरोपित हो जाता है, ठीक है। जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, आरोपित हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना, उस बल युग्म आघूर्ण का ही सूत्र स्थापित करना, ठीक है। तो हम कहेंगे अतः बल युग्म आघूर्ण, अतः बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम टॉर्क से, किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क से। अतः बल युग्म आघूर्ण टॉर्क बराबर बल गुणा, ठीक है, बल गुणा दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों
के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो अब हम कहेंगे बलयुग्म आघूर्ण को तो टॉर्क से प्रदर्शित करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर बल, यहाँ पर दो बल एक समय, दो बल आरोपित हो रहे F1 और F2, ठीक है, जिनका देखो परिमाण देखो एक समान दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इनमें से कोई सा एक बल लेंगे हम कहेंगे F1 या F2 बल का परिमाण, बल का परिमाण, ठीक है, क्योंकि इनके परिमाण देखो बराबर दिखाई दे रहे होंगे। F1 का मान भी Q1 है, F2 का मान भी QE है, ठीक है। F1 का मान क्या है QE और F2 का मान भी क्या है QE, परिमाण में एक समान है तो एक बल लेके चले गए। F1 या F2 बल का परिमाण, ठीक है, गुणा यहाँ पर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है यहाँ पर BC, क्या है भैया BC। अभी BC दूरी हम कैसे निकाल लेंगे, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, चूंकि ठीक है अगर हम त्रिभुज में बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, जो ये त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये बन रहा है ABC, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है, और ये थीटा कोण है, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और बची हुई भुजा क्या होती है हमारी आधार, इस तरीके से होती है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मुझे क्या करना है यहाँ पर साइन थीटा निकालना, क्या निकालना भाई साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब हमने कहा साइन थीटा इक्वल टू लंब हमारा क्या है BC, ये तो हमें निकालना, और बटे में क्या है कर्ण, कर्ण हमारा AB, और AB का मान हमें पता है भाई ये 2L के बराबर है, किसके बराबर है 2L के, ठीक है। तो मुझे तो BC निकालना है, यहाँ से क्या निकालना BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इस 2L की गुणा साइन थीटा के साथ होगी तो क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब मैं यहाँ पर रखता हूँ टॉर्क बराबर F1 या F2 बल का परिमाण, इसका केवल परिमाण चाहिए मुझे, F1 F2 बल का परिमाण क्या है QE, क्या भैया QE, कोई दिक्कत तो नहीं आता, गुणा BC, BC का मान हमें पता कितना है 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा है यहाँ पर टॉर्क बराबर, इसे सही तरीके से लिखते हैं, मैंने कहा क्यों तो जुगा तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में इसके 2L ले लो, ठीक है, ये गुणा में ये सारी चीज मैंने आगे पीछे करके सही करके लिखूंगा जिससे हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाए। मैंने 2L पहले लिख लिया और E बाद में लिख लिया, इसके गुणा वेक्टर E साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा यहाँ पर चूंकि भाई हमने आप लोगों को एक चीज पढ़ा रखा है, जो Q गुणा 2L है, Q गुणा 2L, ये तो हमें पता Q गुणा 2L जो फॉर्मूला, ये तो हमारा क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, यानी कि P के बराबर है, तो हम कह सकते हैं टॉर्क बराबर जो इतनी चीज है, इतनी चीज की जगह हम क्या रखेंगे P, ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या आ गया हमारा P, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है E, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ साइन थीटा, और ध्यान से चेक करो मैंने क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लिखा हुआ था, टॉर्क बराबर P E साइन थीटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है टॉर्क बराबर P E साइन थीटा, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो अब हम बात करते हैं बल युग्म आघूर्ण के मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होता है। बल युग्म आघूर्ण को टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या है टॉर्क का मात्रक। अब इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है, जैसे ही हम बल युग्म आघूर्ण का मान निकाल रहे हैं तो उसके पीछे मात्रक क्या लिखा जाएगा, ठीक है, मात्रक के बारे में हम बात करते हैं। तो मात्रक निकालते हैं हम फॉर्मूले से, टॉर्क बराबर अभी आप लोगों को फॉर्मूला सिद्ध कराया मैंने P E साइन थीटा, ये कराया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो P क्या है हमारा, P क्या है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है,
और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आप लोगों को मैंने बता रखा कूलम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है। फिर इसके गुणा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ये होता है। फिर है साइन थीटा, साइन थीटा इसका कोई मात्रक नहीं होता, मतलब ये एक वैसी राशि होगी, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कूलम इंटू मीटर गुणा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ये इन दोनों के मात्रक हो गए। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक चीज ऊपर है, ठीक है, और एक चीज बटे में लिखी हुई, तो उससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसका जो मात्रक होगा, ठीक है, बल आघूर्ण का मात्रक, ठीक है, बल आघूर्ण का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। बल आघूर्ण का जब हम मान निकालेंगे तो उसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हम किसी भी सूत्र का मात्रक निकाल लेते हैं उसके बाद निकालते हैं उसकी विमा, क्या निकालते हैं भाई, विमा। तो मैं कहूँगा बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण की विमा। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे इसमें क्या है, इसकी विमा। अब विमा क्या होगी, विमा हम किससे निकालते हैं, जब हम किसी भी चीज का मात्रक निकाल लेते हैं, किसी भी सूत्र का मात्रक निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो विमा निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसका मात्रक क्या आया, न्यूटन इंटू मीटर, क्या आया, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल की विमा आप लोगों को पता ही है, मैंने काफी बार लिखवा भी दी, एम एल टी की पावर -2, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर है मीटर, मीटर एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी की विमा होती है एल, क्या होती है भैया, एल, ठीक है। अब इसे मिलाकर लिखेंगे तो इसकी विमा होगी एम, जो तो इसमें तो नहीं आता। अब देखो एल की पावर यहाँ है एक, एल की पावर यहाँ है एक, ठीक है, एक एक एरा कितना हो गया, एल की पावर 2 और टी की पावर -2, ठीक है। तो ये होगी हमारी बल आघूर्ण की विमा, ठीक है, जो कि किसके समान आई, कार्य की विमा के समान आती है। अगर कार्य की विमा निकालेंगे तो कार्य की विमा भी आप लोगों को ये प्राप्त होगी एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है, कार्य की विमा भी यही होती है, ठीक है। तो इसलिए जो बल युग्म आघूर्ण है वो एक प्रकार का कार्य ही होता है, ठीक है। अब जब हम किसी भी सूत्र का मात्रक निकाल लेते हैं, मात्रक के बाद विमा निकाल लेते हैं, तो विमा निकालने के पश्चात हम क्या निकालते हैं सबसे लास्ट में, मूल मात्रक, बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक। अब देखो मूल मात्रक कैसा निकाल लेंगे, मूल मात्रक में देखो, मूल मात्रक निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, टॉर्क का मूल मात्रक विमा से निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में विमा क्या, विमा के अंदर क्या लिखा हुआ, एम, एम का मतलब होता है मास, ठीक है, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, केजी लिख दिया हमने, इनटू, फिर क्या है एल, एल का मतलब है लेंथ, लेंथ एक प्रकार से क्या होती है, लंबाई या एक प्रकार की दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। फिर इनटू, फिर क्या है टी, टी का मतलब टाइम, टाइम को बोलते हैं समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है, सेकंड की पावर -2, ठीक है। ये होगा इसका मूल मात्रक, नोट करो ये भी जल्दी से। तो अब हम पढ़ेंगे जो विद्युत द्विध्रुव होता, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण होता, उस बलयुग्म आघूर्ण पर, जो बलयुग्म आघूर्ण है उससे संबंधित कुछ स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। तो बलयुग्म आघूर्ण से संबंधित कुछ स्पेशल केस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस फर्स्ट की, स्पेशल केस फर्स्ट, ठीक है, जो बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है, उससे संबंधित जो स्पेशल केस फर्स्ट होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, यदि यदि विद्युत द्विध्रुव, यदि विद्युत द्विध्रुव
यदि विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यदि विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के समांतर समांतर स्थित हो, यदि विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण न्यूनतम होता है, ठीक है। अब देखो ये न्यूनतम कैसे होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, समरूप विद्युत क्षेत्र बनाया। क्या बनाया भाई? समरूप विद्युत क्षेत्र। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर जो हमारा विद्युत द्विध्रुव था, उस विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या करा, इसके समांतर रख दिया। समरूप विद्युत क्षेत्र के क्या रख दिया? समांतर, ठीक है। ये समरूप विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर मैंने क्या करा, जो ए बी विद्युत द्विध्रुव था वो इसके समांतर रख दिया, यानी कि ए बी जो विद्युत द्विध्रुव था प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी क्या थी? 2n। ये मैंने विद्युत द्विध्रुव क्या करा, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया। तो समांतर रखने से क्या हुआ, ठीक है, हम कहेंगे चूंकि यहाँ पर समांतर रखने से क्या हुआ, जो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है और विद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच में बनने वाला कोण जो थीटा है, उसका मान कितना हो गया? 0 डिग्री। कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। तो अब हम कहेंगे 9, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं टॉर्क बराबर, फॉर्मूला पढ़ाया अभी आप लोगों को, पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा। और हमने कहा भाई साइन थीटा का मान तो यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त हो ही गया। कितना प्राप्त हुआ? 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू आप लोग मुझे बताइए कितनी होती है? 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ा रखी मैंने, बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। और टॉर्क बराबर 0 की गुना किसी भी संख्या तक करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 0, ठीक है। यानी कि जो बल युग्म आघूर्ण वो प्राप्त हुआ, टॉर्क जो प्राप्त हुआ वो न्यूनतम प्राप्त हुआ, और न्यूनतम को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मिन। मिन का मतलब मिनिमम। क्या हुआ? मिनिमम, ठीक है। यानी कि न्यूनतम इस प्राप्त हुआ में, बल युग्म आघूर्ण का मान कितना प्राप्त हुआ? न्यूनतम, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें स्पेशल केस सेकंड है, स्पेशल केस सेकंड, ठीक है। स्पेशल केस सेकंड में देखो अब क्या होगा। स्पेशल केस सेकंड में अभी, अब देखो हम क्या करेंगे, अभी तो हमने क्या करा, विद्युत द्विध्रुव को ये समरूप विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा, अब इसे लंबवत रखेंगे। तब देखो क्या होगा, यदि यदि विद्युत द्विध्रुव यदि विद्युत द्विध्रुव यदि विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला
बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, अब देखो ये अधिकतम कैसा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अधिकतम। जब लंबवत स्थिति में स्थित होगा विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र के, तो वहां पर जो उस पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण है उसका मान क्या प्राप्त होगा, हमारा अधिकतम। ठीक है, तो अब हमने क्या बनाया, देखो समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बनाया भाई, समरूप विद्युत क्षेत्र। और समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत हमने क्या कर दिया, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को रख दिया यहाँ पर। ये हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र ई हो गया। ठीक है, अब इसके लंबवत हमने क्या कर दिया, ए बी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। ये ए और ये बी विद्युत द्विध्रुव रखा। ठीक है, इस पर हमने प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश रखा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या थी, 2L, तो 2L लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र के क्या लंबवत स्थित है, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अब थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, इसके लिए 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा होता है। थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 90 डिग्री। कितना प्राप्त हुआ, 90 डिग्री। तो टॉर्क बराबर पी ई, ठीक है, इनके ऊपर वेक्टर भी लगा दिया करो, सदिश राशि आएगा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कितनी होगी भाई, 1। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पर प्राप्त होगा मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम को हिंदी में बोलते हैं अधिकतम। ठीक है, तो टॉर्क मैक्स कितना प्राप्त हुआ हमें, पी ई साइन थीटा। 1 तो गुणा करोगे यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, जो विद्युत द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होगा, तो उस पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, हमें अधिकतम प्राप्त होगा, जो कि हमारा टॉर्क मैक्स बराबर क्या होगा, पी ई साइन थीटा। नोट करो जल्दी।